नमस्कार प्यारे साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। बच्चों, कुछ दिनों से तबीयत मेरा बहुत अधिक ख़राब था। मेडिसिन लेके मैं आप लोग को अभी मेडिसिन लेके पढ़ा रहा हूँ। सोचा अब कितना दिन बैठे रहूँ, तो क्लास लिया जाए। बच्चों, आप लोग इतना दिन तो इंतज़ार करते रहे, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। बने रहें हमारे साथ, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। ध्यान दीजिए बच्चों, आज बायोलॉजी का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग मानव पाचन तंत्र को पढ़ने वाले। ये इसका चित्र है, हम इस चित्र को दोबारा बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम दोबारा बनाएंगे और नाम को भी समझेंगे। ये क्या है, ये चीज़ों को थोड़ा हम लोग दोबारा देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम पहले इसको बच्चों आप समझिए। ध्यान देना बच्चों, ये क्या है। अगर हम सारा चित्र अगर पूरा कंफर्मली चित्र बनाएं तो आप देखिए कैसे चित्र बनता है ये हमारा। अब देख पा रहे हो बच्चों लोग, ये इसका फेस है। यहाँ से आपको फेस का ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फेस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा सारा चीज़। ये यहाँ से इसका फेस बन गया। ठीक है बच्चों, ये इसका फेस बन गया। तो यहाँ पर अभी हम लोग फेस को नहीं लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली समझेंगे ये क्या होता है। चलिए मैं आप लोग के लिए रहने देता हूँ, बाकी आप लोग समझिएगा। यहाँ पर फेफड़ा आता है, परंतु देखिए जगह बहुत कम होने के कारण मैं चित्र पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ये अमाशय है, ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा चित्र को पहले याद कर लेंगे। चीज़ों को याद करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसे कहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ होता है, मैं उसे भी बना देता हूँ। ये होता है लार ग्रंथि। इसे कहते हैं ग्रास नली। ये होता है अमाशय। ये होता है बड़ी आंत। इसे कहते हैं छोटी आंत। ध्यान देना बच्चों, अब इतनी बातें तो आपको याद हो गई होगी। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में हमने क्या पढ़ा, मुख गुहा। दूसरे नंबर में क्या पढ़ा, लार, ये ग्रंथि मैं बाद में लूँगा। दूसरे नंबर में हम पढ़ते हैं ग्रास नली। तीसरे नंबर में क्या आ गया बच्चों, अमाशय। चौथे नंबर में क्या आ गया, बड़ी आंत। और पाँचवें नंबर पे क्या आ गया, छोटी आंत। एक चीज़ और आता है जिसे कहते हैं मल द्वार। मल द्वार या रेक्टम।
क्या कहते हैं बाबू, रेक्टम कहते हैं। ये हो गया हमारा छठा। तो चीज़ों को पहले आप समझिए। ये होता है मुख गुहा, इसे ये पाइप जो आ रहा है इसे कहते हैं ग्रासनली। ये होता है अमाशय, ये होता है बड़ी आंत, ये जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ये है छोटी आंत, और जो सबसे अंतिम भाग है उसे कहते हैं मल द्वार या रेक्टम। मल द्वार या क्या कहते हैं बच्चों लोग, रेक्टम कहते हैं। ध्यान देना आगे इसमें और क्या रचनाएं होती हैं। पहले इतना बात आपको याद हुआ, इतनी सारी बातें याद हुआ आपको, फिर से आप समझिए। मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, और ये हम लोगों ने क्या पढ़ दिया, मल द्वार। पढ़ते ऐसे हैं, मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। ये हो गया हमारा, ये हो गया अब ये हमारा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम थोड़े से एक छोटा सा बात बताएंगे, उसके बाद इसके अंदर और छोटे अंगों को भी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, अर्थात मनुष्य में, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के प्राणी में, मनुष्य उच्च श्रेणी प्राणी क्या होते हैं बच्चों। मैंने तुम लोग को बताया था कि प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा, पैरामीशियम, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुकोशिकीय प्राणी, जिसमें भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, और उस अंग के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग, पाचन तंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पढ़े तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, अगर उस तरह से लें, ध्यान दीजिएगा, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ जो मिलके बना है, ये सारे चीज़ जो है इसे कहते हैं आहार नाल। इसे क्या कहते हैं बाबू, आहार नाल। आहार नाल के अंदर क्या आ गया, पहला मुख गुहा, क्या आ गया बाबू, मुख गुहा। दूसरा आ गया हमारा ग्रासनली, तीसरा आ गया हमारा अमाशय, चौथा आ गया छोटी आंत, पांचवा आ गया बड़ी आंत, छठा आ गया हमारा मल द्वार। इसे कहते हैं हम लोग आहार नाल के अंग। बच्चों ये तो आहार नाल के अंग है, ये सारे अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं बाबू, आहार नाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। लेकिन अब पाचन तंत्र इस आहार नाल से ही नहीं बन गया, ये पाचन तंत्र इन आहार नाल से ही पूरा नहीं बना है, अभी इसमें और चीज़ें आएंगी। वो आएगा पाचक ग्रंथि। क्या आएगा बाबू, पाचक ग्रंथि। और पाचक ग्रंथि से निकलता है पाचक रस। क्या निकलता है बाबू, पाचक रस निकलता है, जिसे हम लोग पाचक ग्रंथि में कहते हैं, जो निकलता है हमारा पाचक रस निकलता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग। अच्छा, पाचक रस में क्या क्या आ जाएगा, पाचक ग्रंथि में क्या क्या रचनाएं आ जाएंगी वो हम लिखा देते हैं आपको। पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि में क्या आएगा, तो चलिए पहले रचनाएं बना लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर जो चित्र जुड़ेगा वो होगा हमारा पाचक ग्रंथि का। ध्यान दीजिएगा, ये जो रचनाएं बना रहे हैं हम आपको, ये हमारा यकृत है। ये हमारा क्या है बाबू, यकृत है। ये हमारा क्या है बाबू, यकृत है। इसके यहाँ पर पाया था हमारा पित्ताशय। ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, पित्ताशय। इसके पास एक और रचनाएं होती हैं जो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, ये इसे कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, इसे क्या कहते हैं बाबू, अग्नाशय कहते हैं।
ये जो होता है हमारा यकृत, ये जो छोटी सी रचना है इसे कहते हैं पित्त या पित्ताशय। पित्ताशय क्या कहते हैं बाबू? पित्ताशय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? पित्ताशय कहते हैं। एक और रचना होती है इसके अंदर, यहाँ पर होती है ये भी थोड़ा सा ऐसे रहता है, इसका कुछ बड़ा कुछ खास काम नहीं होता है। इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लीहा। हाँ, प्लीहा का भी एक काम है, प्लीहा। इसे क्या कहते हैं बाबू? प्लीहा कहते हैं। अब आपकी बन गई मानव आहार नाल की संपूर्ण रचनाएं। तो क्या क्या बनाए अभी हम लोग? तो जो बनाए वही हो गया हमारा ग्रंथि। चलिए, पहला नंबर में क्या बनाए हम लोग? पहला नंबर में बनाए लार ग्रंथि, 1 नंबर। दूसरा नंबर में हो गया यकृत। तीसरा नंबर में हो गया अग्नाशय। अच्छा, यकृत पित्ताशय एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिख देते, यही 3 नंबर है, ये 4 नंबर ले लो, हो गया आपका। और आंत के अंदर रस पाए जाते हैं, जिसे आंत रस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आंत रस। एक दो चीज़ और बताएंगे जो अमाशय के अंदर पाया जाता है, HCl जो एक अम्ल होता है, इसके अंदर स्रावित होता है। और चीज़ें बताएंगे आपको, जठर रस पढ़ाएंगे इसमें अंदर, जठर रस, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्या है? लार ग्रंथि। दूसरा क्या बताएं आपको? यकृत। तीसरा क्या था बाबू? पित्त या फिर पित्ताशय, पित्ताशय लिख देते हैं। चौथा क्या था बाबू? अग्नाशय, अग्नाशय। पांचवा क्या था बच्चे लोग? अग्नाशय के बाद आंत रस भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ले लेते जठर रस। जठर रस वो मैं छोटी आंत बड़ी आंत पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसी में जठर रस में हम लोग पढ़ेंगे HCl वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम लोग जठर रस के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो ये 2 रचनाएं जब मिलता है बाबू, ये आपस में जब ग्रंथियाँ मिलती हैं। एक चीज़ और, पाचक रस क्या होता है? जो पाचक ग्रंथि से निकलता है, स्रावित होता है, उसे हम पाचक रस कहते हैं। पाचक ध्यान देना बच्चों, ये क्या होता है हमारे यहाँ पर? आहार नाल ये है और ये पाचन ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है। और पाचक ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे पाचक रस कहते हैं। या ये बात आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुन के याद रखना पड़ेगा बच्चों। हर चीज़ों को लिखा नहीं जाता है, कुछ चीज़ों को सुन के भी याद रखा जाता है। अब यहाँ से पाचन तंत्र का एक परिभाषा निकलेगा। आहार नाल की ये सारी रचनाएं, आहार नाल, पाचक ग्रंथि तथा पाचन रस, पाचक रस के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। लिख देते हैं हम परिभाषा आपको। आहार नाल कोमा पाचक ग्रंथि तथा पाचक रस के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। आप चीज़ों को याद करिए। अब आप चीज़ों को याद कीजिए। अब मुझे बताइए, आहार नाल के अंदर कौन कौन सी रचना है? मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। पाचक ग्रंथि के अंदर क्या पढ़ेंगे? लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, जठर रस। ये सारे चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन आहार नाल की रचना है, आहार नाल के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन आहार नाल की संरचना है, तो ये सारी रचनाएं क्या हो जाएगी बाबू? आहार नाल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पाचन ग्रंथि के अंतर्गत ये सारी रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, आगे हम लोग क्या देखेंगे वो ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ से हम लोग आहार नाल के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेंगे। पहला टॉपिक, हम अगर पाचन ग्रंथि को बोले तो हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग देते हैं आहार नाल और एक भाग देते हैं पाचक ग्रंथि। आज की क्लास में ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आहार नाल पाचन ग्रंथि, आहार नाल और पाचन ग्रंथि, पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ अगर मुख के बारे में पढ़ने तो मुख में ये लार ग्रंथि निकलता है तो हम लोग साथ साथ इस दोनों को ही पढ़ते चलेंगे ताकि दोनों बातें ही क्लियर हो जाए। फिर बाद में फिर वापस घूर के जाएंगे तो वो आपको भी एफर्ट लगेगा। उसी समय अगर हम बता दें तो चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आएगी, डाउट नहीं रहेगा। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और बारीकी से एक एक चीज़ों को एकदम विस्तार से समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, मैं आपको आज छोटा सा एक बात बताता हूँ। आप मेरे इस क्लास में बैठ के पढ़ रहे होंगे। आप एक काम कीजिएगा, जितने भी चीज़ों को मैं लिखूँगा आप पहले उसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। और स्क्रीनशॉट अभी लिखना नहीं है आपको। इस समय क्या होगा, आप वीडियो को रोकेंगे फिर लिखेंगे, आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, चीज़ों को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी तरह से सब कुछ सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उसे रखिए। उसके बाद जैसे क्लास ख़त्म हो कॉपी लीजिए और फटाक दूर जितना स्क्रीनशॉट लिखे उसको लिख डालिए। लिखने के बाद उसे दोहराइए। मैं आपको दावा देता हूँ कि अगर आप 10 दिन ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं बल्कि याद भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप करके देखिए। आप 10 दिन के बाद मेरे इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, सर आपने जो बोला था मैंने वो किया और बिल्कुल ही वाकई ही मुझे चीज़ें बहुत बारीकी से याद हुआ। आप ध्यान दीजिएगा ना बच्चों, तो आपका हर चीज़ सही होगा। आप सिर्फ अपनी बातों को, अपने विचारों को मेरे पास शेयर कीजिए, मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन लाऊंगा। आप लोग बस मेहनत करिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। चलिए आगे ध्यान देते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आहार नाल। पहले हम इस आहार नाल के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग ना आहार नाल के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आहार नाल अर्थात मानव शरीर में एक रचना पाई जाती है जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। आप देख रहे हैं ये सारी जो रचनाएं बनी हुई है इसे ही हम आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल कैसी रचना है, अगर हम रचना की बात करें, आहार नाल की रचना कैसी है, आहार नाल की रचना कैसी है, तो आप बोलिएगा सर ये रचना यहाँ से घूरते 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 कितना घूर रहा है। तो जो घूर घूर के आए ना उसे कुंडलित कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कुंडलित कहते हैं। अर्थात पूछे कि आहार नाल कैसी रचना है तो आप एकदम बड़े ही आराम से बोलिएगा सर ये कुंडलित रचना होती है। कैसे होते हैं बाबू, कुंडलित रचना होती है। दूसरा चीज, आहार नाल की लंबाई। अब आप मुझे बताइए आहार नाल की लंबाई कितना होता है। सर कितना लंबा होगा कहीं 10-5 फुट जितना लंबा हम लोग होंगे, या फिर होगा 2-4 बित्ता। नहीं बाबू, हो गया ना गलती आपसे। तो इसकी जो लंबाई होता है ना वो 8 से 10 मीटर तक की होती है। अगर फीट में बात करें तो ये लगभग 32 से 33 फीट तक होती है। 32 से कितना फीट बाबू, 32 से 33 फीट लंबा, 32 से 33 फीट लंबा। अब मीटर में बात करें तो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है बाबू, 8 से 10 मीटर लंबा। तो मैं आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर बात है, ये शुरू कहाँ से होता है। लिखते हैं शुरू कहाँ से होता है बाबू, आप मुझे बताइए शुरू कहाँ से हो रहा है। यहाँ से, मुख गुहा से, याद रखिएगा। शुरू कहाँ से हो रहा है तो मुख से।
अंत कहाँ होता है बाबू? अंत कहाँ होता है? मुख गुहा अंत कहाँ होता है? आप मुझे बताइए, मुख गुहा अंत कहाँ होता है? एक सेकेंड मिस्टेक, मुख गुहा नहीं बाबू, आहार नाल। आहार नाल की अंत कहाँ बिंदु है? तो मल द्वार अर्थात रेक्टम। आहार नाल का अंत कहाँ होता है बाबू? मल द्वार, मल द्वार अर्थात रेक्टम। इसे हम लोग माउथ कहते हैं, माउथ। ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात, अब ये हो गया पांचवी बात। आप मुझे बताइए, अब मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ शाकाहारी और मांसाहारी। अब ये बताइए कि इन दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति है जो शाकाहारी है और एक व्यक्ति है जो मांसाहारी है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से किसका आहार नाल की लंबाई सबसे अधिक होगा? जल्दी से जल्दी बताइए, फटाक दो। बताइए, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि शाकाहारी की आहार नाल लंबा है कि मांसाहारी का आहार नाल लंबा होगा? फटाक दो इसका जवाब दीजिए। शाकाहारी का आहार नाल लंबा है या मांसाहारी का? तो याद रखिएगा बाबू, शाकाहारी जो जीव होते हैं ना, उसका आहार नाल की लंबाई कम होती है। क्या होती है बाबू? कम होती है। और वही मांसाहारी का आहार नाल की लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा। आशा है कि इतनी बात आप नोट डाउन कर लिए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। फिर से समझिए, आहार नाल की रचना कुंडलित होती है। ये घूर घूर के कुंडलित आकार की होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर या फीट में बात करें तो 32 से 33 फीट होती है। ये शुरू हमारे मुख से होती है, अंत मल द्वार में होती है। अर्थात मुख से लेकर के मल द्वार तक फैली हुई रचना क्या होती है बाबू? आहार नाल होती है। शाकाहारी में आहार नाल की लंबाई कम होती है, मांसाहारी में आहार नाल की लंबाई क्या होती है बाबू? ज़्यादा होता है। आप समझिए कि इसकी रचना कुंडलित होती है, लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। शुरू हमारे मुख से होती है, अंत मल द्वार में होती है। शाकाहारी में आहार नाल की लंबाई कम एवं मांसाहारी में आहार नाल की लंबाई क्या होती है बाबू? ज़्यादा होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे मैं मिटा दूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया? तो जल्दी से, अगर नहीं लिए तो जल्दी से लीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल का पहला टॉपिक क्या है बाबू? मुख गुहा। क्या है बाबू? मुख गुहा। मुख गुहा। तो पहले जानते हैं ये मुख होता कहाँ है। पहले ये जानते हैं कि ये मुख गुहा होता कहाँ है। आपको पता होगा हमारे ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल, जिसका पहला टॉपिक है मुख गुहा। मुख हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो वक्ष गुहा के ऊपर, वक्ष गुहा के ऊपर, धड़ के ऊपर हमारा मुख पाया जाता है। मुख के आगे, मुख के आगे, ये मुख के आगे दो मांसल रचना होती है जिसे हम लोग होठ कहते हैं। मुख के आगे क्या होती है बाबू? दो मांसल रचना, मांसल रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? ओठ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ओठ कहते हैं। आपको पता होगा इसका कार्य क्या होता है। ये इसके जरिए हम अपने मुख को खोलते हैं व बंद करते हैं, जिससे कि हमारे मुख के अंदर धूल कण मिट्टी नहीं जा पाता है। आ रहा मेरी बात समझ में आपको? इसके कारण ही, होठ के कारण ही हमारे शरीर के अंदर जो हम चाहते हैं कि वो मेरे शरीर के अंदर जाए, वही वस्तु हमारे शरीर के अंदर जाती है, वही पदार्थ
हम खाते पीते हैं, जो हमारा खाना पीना होता है, जो हमारे मर्जी के अनुसार होता है, उसे ही हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं, अन्यथा अन्य वस्तु को हमारे शरीर के अंदर हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो हमारे रोकने का कार्य कौन करता है बाबू? होठ करता है। तो आपने बाहरी संरचना पढ़ लिया। अब होठ के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर। मुख ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है। क्या होता है बाबू? मुख क्या होता है बाबू? ऊपरी तथा निचली जबड़े से, ऊपरी तथा निचले क्या बाबू? जबड़े, जबड़े से घिरा होता है। मुख क्या होता है बाबू? ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है? घिरा होता है। जबड़े के ऊपर क्या बोले बाबू? जबड़े के ऊपर मांस जैसी रचना होती है। मांस जैसी रचना होती है। मांस की रचना को मसूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मसूड़ा कहते हैं। आप देखिएगा कि आपका ये जो जबड़ा है, जबड़े के ऊपर, मुख के अंदर जबड़े के ऊपर एक मांस जैसी रचना होती है, जैसे हम मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ा के ऊपर दांत होता है। क्या होता है बाबू? मसूड़ा के ऊपर दांत होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दांत कुछ इस प्रकार की रचनाएं होती हैं। एक सेकेंड। दांत ऐसी रचनाएं होती है बाबू, और दांत अंदर जाके ना ये कुछ इस प्रकार से फैल जाती है, इस प्रकार से जड़ों जैसा फैल जाता है। अब समझिए कि यहाँ पर हमारा क्या होता है? ये होता है, मान लीजिए मसूड़ा है, ये हमारा क्या है? मसूड़ा। यहाँ पर ये दांत स्थित है। अब ये जो भाग ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं बाबू? सीरा। ये जो भाग जो मसूड़ा के अंदर है, इसे कहते हैं जड़। इसे क्या कहते हैं बाबू? जड़। और ये बीच में जो स्थित है ना, इसे कहते हैं गर्दन। हाँ, सही बात। जिस प्रकार से हमारा शरीर का ढांचा होता है, उसी प्रकार से दांत को भी कहते हैं गर्दन। ठीक है, आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी हम विशेष करके दांत के बारे में जानकारी लेंगे। पहले आप फिर से इस चीज़ों को समझिए कि मुख गुहा के बाहरी संरचना में दो मांसल रचना पाई जाती है, जिससे हम होठ कहते हैं। फिर अब होठ के बारे में हम समझ गए। होठ क्या कार्य करता है बाबू? हमारे शरीर के अंदर धूल कण मिट्टी को जाने से रोकता है। जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जो हम चाहते हैं कि वो हमारे शरीर के अंदर जाएं, वही सारी चीज़ों को हम मुख के द्वारा अंदर लेते हैं। तो वो हमारा, जब हम चाहते हैं कि हम वो चीज़ को अंदर ले, तो हम अपने होठ को खोलते हैं। जब चाहते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं खाना है, तो सिंपली हम अपने होठ को क्या करते हैं बाबू? बंद करके रखते हैं। ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है। कौन सा बाबू? मुख गुहा। मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है बाबू? घिरा होता है। मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है बाबू? घिरा होता है। जबड़े के ऊपर मांस जैसी रचना को मसूड़ा कहते हैं। मसूड़े के ऊपर दांत अवस्थित होता है। अभी हम विशेष करके दांत के बारे में जानेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ। मुख में जो हमें पढ़ना है, वो मुख्यतः हमें दांत, अब यहीं से जो स्टार्ट होगा, दांत पढ़ना है, जीभ पढ़ना है और लार ग्रंथि पढ़ना है। अभी तक जो बातें थी वो मुख के विशेष में थी। अभी तक जो बातें थी बाबू, वो मुख गुहा के विशेष में कुछ बातें थी। इसके अंदर हमें पढ़ना है दांत, जीभ और लार ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा के अंदर दांत होता है, जीभ होता है, और ये जो रचना आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। इसे हम लोग को पढ़ना है।
आ रहा है मेरी बात समझ में? चलिए पहला टॉपिक है दांत, तो दांत को समझते हैं। दांत मानव शरीर का अत्यंत कठोर भाग होता है, जो कहा जाता है बाबू हड्डी से भी बहुत ही अधिक मजबूत होता है। ध्यान दीजिएगा, दांत के बारे में मैंने आपको बताया कि दांत के ऊपरी भाग को सीधा, जो मसूड़ा के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। जो मसूड़ा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? जड़ कहते हैं। वह बीच में जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग कहते हैं गर्दन। ध्यान दीजिएगा बाबू, दांत के अंदर एक कैविटी जैसी रचना जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, एक पल्प कैविटी होता है। क्या होता है बाबू? पल्प कैविटी होता है, जो दांत को हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूछेगा किस कैविटी के कारण दांत के अंदर कौन सा कैविटी भरा होता है, तो याद रखिएगा मज्जा गुहा। मज्जा गुहा जिसे हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पल्प कैविटी कहते हैं। और पल्प कैविटी के कारण ही दांत हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत क्या हो जाता है बाबू? हो जाता है। आप समझिए इस सब बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप बारीकी से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अन्यथा देखिए बाबू, छोड़ने के लिए टीचर आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बताएगा, बस बता देगा दांत इतने प्रकार के होते हैं, दांत का ये भाग है, बस सिंपल है। नहीं बाबू, सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। इसके ऊपर, दांत के ऊपर एक रचना होती है, एक परत होती है। दांत के ऊपर क्या होती है बाबू? एक परत आप देखे होंगे दांत के ऊपर ऐसे करके लगी होती है, ऐसे करके। अब इस परत को कहते हैं दंत अस्थि। क्या कहते हैं बाबू? दंत अस्थि कहते हैं। दंत अस्थि कहते हैं। और दंत अस्थि जो होता है ये दांत को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है बाबू? दांत को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, दांत के ऊपर कौन सी रचना होती है बाबू? दंत अस्थि होते हैं। दंत अस्थि होता है, जिसके डेंटाइन भी कहते हैं। दंत अस्थि, दंतास्थि कहते हैं। दंतास्थि कहते हैं, जिससे इंग्लिश में डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डेंटाइन कहते हैं। दांत के ऊपरी भाग को, दांत के ऊपर एक परत होता है। अच्छा, ये होता कैसा है? तो ये होता है हल्का पीला रंग का। कैसा होता है बाबू? आपको दूर से, अब जब किसी के दांतों को देखिएगा ना, तो वो आपको हल्का सा पीला टाइप का दिखेगा। आप समझिए कि ये जो दांत होता है हल्का पीला टाइप का क्यों होता है? तो वो दंत अस्थि के कारण होता है। दंत अस्थि दांत की हड्डी की तरह रखने वाला, दांत को हड्डी की तरह मजबूत रखने वाला को कहते हैं दंत अस्थि कहते हैं। आप समझिए, दांत को हड्डी की तरह मजबूत रखने वाला को क्या कहते हैं बाबू? दंत अस्थि कहते हैं। आप समझिए, इसके ऊपर भी दांत में एक परत पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है कीड़े मकोड़े कैविटी से। कीड़े मकोड़े मतलब क्या क्या समझिए? बैक्टीरिया, कुछ जो दांत को क्षति पहुंचाए, उन सभी चीज़ों से दांत को फ्रेश अर्थात सुरक्षित जो प्रदान करता है, उस परत का नाम है इनामेल परत। इनामेल परत जो दांत के ऊपर पाया जाता है, दांत को सुरक्षित रखता है। कितने सारे परत बता दिए सर? तो चलिए बाबू, मैं फिर से आपको बताता हूँ। दांत के ऊपरी भाग को सिरा, बीच वाले भाग को गर्दन, एवं जो मसूड़ा के अंदर होता है, वह भाग जो मसूड़ा के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। दांत के अंदर मज्जा गुहा भरा होता है। दांत के ऊपर दंत अस्थि होता है, जो हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत दांत को ना हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत बना देता है, ये दंत अस्थि। अब दांत के ऊपर, सबसे ऊपर इनामेल, दांत के सबसे ऊपर इनामेल परत पाया जाता है। और इनामेल परत दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है बाबू? दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। आप इतना बात समझिए, दांत को सुरक्षित रखने के लिए, जो दांत को टूटने ना दे, दांत को कोई कीड़ा ना लगने दे। कभी कभी देखते हैं दांतों में कीड़ा लग जाता है, तो वो कीड़ा से सुरक्षा कौन करता है? ये इनामेल परत।
ये इनामिल परत ही दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। आप समझिए ये सब बातों को, ये दांत को क्या करता है बाबू, सुरक्षा प्रदान करता है। इतनी बात समझ में आया आपको, इतनी बात समझ में आया आपको, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दांत के प्रकार, दांत के प्रकार पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इतना बात आप लोगों ने लिख लिया, तो मैंने इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा बाबू, दांत के प्रकार। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। अब देखे होंगे ऐसा, ये एक हमारा दांत हुआ, ऐसा भी हमारा एक दांत होता है, एक ऐसा होता है दांत, हल्का सा उठा होगा और नीचे बैठा होगा, ऐसे करके होता है। ये भी एक दांत होता है, और एक होता है जो पूरा चौकुट होता है ऐसे करके। चलिए, तो ये 4 प्रकार के दांत है। ये जो दांत होता है ना, ये सबसे आगे होता है। आप देख रहे हैं सबसे आगे जो दांत होता है इसे कहते हैं इंसाइजर, 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 इंसाइजर कहते हैं। इसे कहते हैं केनाइन, केनाइन, केनाइन। इसे कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। इसे कहते हैं मोलर। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका हिंदी नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं कतरनक, इसे कहते हैं भेदक, इसे कहते हैं अग्रचवर्णक, इसे कहते हैं चवर्णक। इंपॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश नाम है, लेकिन याद रखने के लिए ना आपको हिंदी नाम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हिंदी नाम, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको लिए हिंदी नाम जो है ना आपको याद रखने में बहुत ही सहायता देगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, कतरनक मतलब जो काटे, कतरनक मतलब क्या होगा बाबू, जो काटे। भेदक मतलब जो भेद दे, 2 भाग में फाड़ दे। समझिए, भेदक मतलब जो 2 भाग में फाड़ दे। मैं इसका कार्य बता रहा हूँ। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर को कतरनक कहते हैं, केनाइन को भेदक कहते हैं, प्रीमोलर को अर्चवर्णक, मोलर को चवर्णक कहते हैं। केनाइन का क्या थी, इंसाइजर का क्या काम होता है, कतरनक का क्या काम होता है। कतरनक किसी चीज़ को जो काटता है, ऐसे करके जो हमारा सबसे आगे दांत होता है ना, वो एप्पल को, सेब को, एप्पल को, अमरूद को, या फिर किसी भी चीज़ को काटने का काम करता है। अब कभी कोई दांत काटता है तो ऐसे करके काटता है, अरे मेरे पास समझ में, ऐसे करके दांत को काटा जाता है। केनाइन, केनाइन क्या करता है, आप केतारी खाएं कभी, केतारी जिसे गन्ना कहते हैं, गन्ना खाए होंगे आप लोग। गन्ना को देखते कैसे फाड़ता है, तो आप ये जो यहाँ पर दांत होता है थोड़ा सा नुकीला टाइप के ऐसे होता है पकड़ने वाला, ऐसे करके पकड़ते हैं और फाड़ देते हैं उसको, तो ये होता है हमारा केनाइन। अरे समझ में, केनाइन का काम है किसी चीज़ को फाड़ देना। आप अगर केनाइन से अगर किसी को पकड़ लेना तो समझिए कि उसका मांस रहे या कुछ भी रहे, आप उसको पूरा का पूरा फाड़ सकते हैं। केनाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़ना, चिढ़ना के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे मुख में ही इसे फाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रीमोलर अर्थात अर्धचवर्णक, ये क्या करता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये भोजन को आधा चबाता है। ये भोजन को क्या करते हैं बाबू, आधा चबाता है और फिर छोड़ देता है। तो बाकी काम कौन करता है, तो मोलर करता है। अर्थात हमारे मुख में भोजन को पूर्ण तरह से चबाने का काम जो करता है ये चवर्णक करता है। इतने बात आपको समझ में आ गया, याद हो गया। ध्यान दीजिएगा, दांत 4 प्रकार के होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब मैं दांत की संख्या बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क
वयस्क व्यक्ति में टोटल दांत जो होते हैं वो होता है 32 और बच्चों में जो दांत की संख्या होता है वो होता है 20। आप ये याद रखिएगा, हमारे पूरे जीवन काल में हमारे मुख में कितनी बार दांत आता है बाबू? तो 2 बार। एक जिसे दूध का दांत कहते हैं और दूसरा जो होता है हमारा यौवन अवस्था के बाद आता है वो दांत होता है, जो हमारा अस्थाई दांत होता है। फर्स्ट में जो दांत होता है वो होता है अस्थाई और जो बाद में दांत आता है वो होता है अस्थाई। अगर वो टूट गया तो आप थोथा बन जाइएगा, समझ लीजिए। हाँ, फिर बूढ़ा बन गए आप, समझिए। वयस्क मनुष्य में दांत 32 होते हैं और बच्चों में दांत कितने होते हैं बाबू? 20 होते हैं। आप थोड़ा सा घर में कोशिश कीजिएगा कि इंसाइजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। क्या मैं ये भी बता दूं आपको? चलिए बता ही देता हूँ, क्या है आपके पास और भी डाउट रहेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 2 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं। टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। ये एक नीचे एक ऊपर, तो टोटल हो गया इस साइड 1 गो, 2 ठो इस साइड 2 गो, ये भी होगा 4 गो। ये जो इसकी संख्या होती है बाबू, ये होता है 2 ठो इधर, 2 4 4 8, इसकी संख्या लगभग 8 होती है। तो कितना हुआ वो? 8 4 12, 12 4, और इसकी संख्या शायद इधर 3 ऊपर 6 6 6 12, 3 3 6 6 6 12, इसकी संख्या शायद 12 होगा। आप काउंट कर लीजिए थोड़ा सा कितना हो रहा है। तो 8 8 16 16 और 12, 32 नहीं हुआ शायद, इसकी संख्या 4 होगा, तो ये शायद ज़्यादा होगा। ये 16 हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये 16 16 32 हो गया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये 16 16 होने में आपको बहुत समय लगेगा। आप सर हम लोग अभी गिनेंगे, क्या हम लोग का हो जाएगा? नहीं बाबू, अभी आप लोग का नहीं होगा। अभी आप लोग का पूरी तरह से दांत विकसित नहीं हुआ है, अभी समय लगेगा आपको। हाँ, आप जाइए अपने दादाजी के पास, किसी चाचा जी के पास, अंकल जी के पास जाइए, उनका दांत बोलिए अंकल जी मुँह खोलिए, हम दांत गिनेंगे आपका। तो आप जाइए गिनिए, आपको 32 दांत मिल जाएंगे। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आया? इतने सारे आप वहाँ पर ये देखिएगा, केनाइन कितना है, केनाइन कितना है, इंसाइजर कितना है, प्रीमोलर कितना है, मोलर कितना है। अगर आप गिन लेंगे तो अब उस बात को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और बताने के क्रम में बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, बोलिए कि वो इस चैनल में ज्वाइन हो। आपको सारा का सारा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इन साल का पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस आपको नोट्स भी मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। बस ये वीडियो ख़त्म होगा, आपको नोट्स फटाक आपके यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप लिंक पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर मिलेगा, PDF फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आप लोग जाइए, पता चल जाएगा। ये इतना बात समझ में आ गया आपको? ध्यान दीजिएगा, इतनी बात समझ में आ गया। तो ये मैं अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। जीव क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? जीव को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जीव क्या होता है, जीव को हम लोग ध्यान दीजिएगा जानेंगे। जीव एक मांसल संरचना होती है। जीव क्या होता है बाबू? हमारे शरीर में जीव एक मांसल रचना होती है। ये कैसी रचना होती है? मांसल रचना होती है। जीव एक मांसल रचना है। जीव क्या है बाबू? मांसल रचना है जो स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वाद के लिए हमारे शरीर में जीव का प्रयोग स्वाद लेने के लिए किया जाता है। जीव के ऊपर एक छोटी छोटी अंकुर जैसी रचना निकली होती है जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं, स्वाद कली कहते हैं। हमारे जीव के ऊपर छोटे छोटे बिंदु जैसी रचना होती है जीव के ऊपर, जो स्वाद को लेता है, स्वाद चखने के लिए कार्य रहता है, वो छोटे छोटे बिंदु हैं। आपको इतने बात समझ में? बस जीव के बारे में इतना ही जानना है। जीव एक मांसल रचना होती है। जीव के ऊपर क्या बोले बाबू? जीव के ऊपर एक छोटी छोटी कलियाँ निकली होती है जिसे हम स्वाद कली
अंकुर निकला होता है जिसे स्वाद कली कहते हैं। बस इतना ही जानना आपको जीभ के बारे में, और कुछ नहीं जानना, विशेष नहीं है जानकारी इसके अंदर जीभ के बारे में। जीभ बस स्वाद लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीभ के ऊपर छोटी छोटी कलियाँ, छोटे छोटे अंकुर निकले होते हैं जिसे स्वाद अंकुर कहते हैं, स्वाद कलियाँ कहते हैं। जीभ से हम खट्टा, मीठा, कड़वा, जितने प्रकार के स्वाद आप खाना खाए होंगे, बहुत प्रकार के स्वाद लिए होंगे, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं लार ग्रंथि। मानव शरीर में लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है बाबू? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि, मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, पहला क्या होता है बाबू? पैरोटिड ग्रंथि होता है। दूसरा क्या होता है बाबू? सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। तीसरा क्या होता है बाबू? तीसरा में जो होता है वो सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हमारे मुख में 3 जगह से स्रावित होता है। पहला जीभ के नीचे से, दूसरा दोनों दांतों के, दोनों जबड़े के अलग बगल से निकलता है। तो इतने सारे जगहों से ये तीनों ग्रंथियाँ निकलती है। इसका एक ही कार्य है, ये भोजन के साथ सन कर भोजन को मुलायम, चिपचिपा बना देता है, जिसके द्वारा भोजन को पचने में सहायता होता है, हमारे निगलने में उसको सहायता प्रदान होता है, बस। और इसका कोई काम नहीं है। आप समझिए कि मुख में इसका एक ही कार्य होता है, ये भोजन को मुलायम, भोजन को क्या करता है बाबू? और मुलायम, चिपचिपा बना देता है, ताकि हम उसे निगल सके और वो हमारे आमाशय में, ध्यान दीजिएगा बाबू, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे मुख के द्वारा कहाँ जाता है? ग्रास नली में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बाबू? ग्रास नली में चला जाता है। ग्रासनी में चला जाता है, ग्रासनी से फिर ग्रास नली में जाता है। ठीक है, मैं आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 पाइप होता है, एक ग्रासनी का होता है और एक ट्रेकिया का होता है। वही बात बताऊंगा आपको, बहुत बारीकी से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को छोड़ना नहीं है बारीकी से। भले थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी चीज़ें। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पक्का है, आपका अगर एक भी डाउट बच जाए तो फिर आप हमको बोलिएगा। इस कमेंट बॉक्स में आप जो मन करे वो बोल के चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप शुरू से अंत तक, भले क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, आपका पता चल रहा है मुझे, लेकिन आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है आपको। आप चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप अगर कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी है तो आपको पूरा का पूरा क्लास यहीं पर याद हो जाएगा। इतना बात आप याद रखिएगा। इस चित्र के जरिए आप सिर्फ इस ध्यान मेरे हाथों पर रखिए और कान मेरे बातों पर रखिए। ध्यान मेरे हाथों पर और कान, आपका कान मेरे बातों पर आना चाहिए, बस सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा बस। और एक हाथ आपका स्क्रीनशॉट लेने में भी रहे ताकि चीज़ें छूटे ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लार ग्रंथि यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लार ग्रंथि का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, बस ये भोजन को चिपचिपा व निगलने के लिए सहायक बनाता है, बस। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रासनी। ग्रास नली नहीं, ग्रासनी पढ़ने वाले। यहाँ पर एक अंग होता है, ग्रासनी होता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके मुख में 2 प्रकार के पाइप होता है। एक आपका जाता है श्वास नली के द्वारा और एक जाता है आपका अमाशय में। अमाशय में जो जाता है वो ग्रास नली होता है और जो आगे ऊपर में भाग होता है वो ग्रासनी होता है। मुख गुहा के सबसे पिछले, देखिए ये मुख गुहा है, मुख गुहा के पिछले भाग को, ये भाग को, इस भाग को हम ग्रासनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ग्रासनी कहते हैं। ग्रास नली अलग है, नली मतलब पाइप, ग्रासनी अलग है। ठीक है, पिछले वाले भाग को ग्रासनी कहते हैं और ग्रासनी को निगल द्वार भी कहा जाता है। ग्रासनी 2 भागों में बटा होता है, एक निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। क्या होता है बाबू?
एक निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा हमारा जाता है क्या निगल द्वार के द्वारा हमारा भोजन जाता है और कंठ के द्वारा हमारा क्या जाता है, तो श्वास जाता है। ठीक है, आप समझिएगा। श्वास नली में खोलता है, कंठ द्वार कहाँ खोलता है बाबू, श्वास नली में खोलता है, और निगल द्वार ग्रास नली में खोलता है। ग्रास नली कहाँ खोलता है, तो ये अमाशय में। ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहा है आपको अमाशय ना, अच्छा ये अग्नाशय जो है ना, ये अमाशय के ऊपर होता है। अमाशय का कहाँ होता है बाबू, ऊपर होता है। और यहाँ पर आपको दिखेगा, एक सेकेंड, अग्नाशय अमाशय के नीचे होता है और अमाशय ऊपर होता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए ये रचना थोड़ा सा पीछे दिख रहा होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। फिर से मेरी बातों को ध्यान दीजिए। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रासनी कहते हैं। ग्रासनी दो भागों में बटा होता है, पहला कंठ द्वार और दूसरा होता है निगल द्वार। पहला क्या होता है बाबू, कंठ द्वार, दूसरा क्या होता है, निगल द्वार। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है बाबू, श्वास नली में, और श्वास नली हमारे फेफड़ों में जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा। ग्रास नली हमारे अमाशय में खुलता है। ग्रास नली कहाँ खुलता है बाबू, अमाशय में खुलता है, जो हमारे अमाशय ग्रासनी अर्थात निगल द्वार हमारे ग्रासनी में खुलता है। ग्रासनी आगे जाके अमाशय में खुलता है। बस इतना बात याद रखिए। आगे हम लोग ग्रास नली के बारे में इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, बस ग्रास नली एक पाइप होता है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुख में अर्थात पूरे आहार नाल में भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो वो होता है ग्रास नली में। यही बात इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये पाइप होता है, ये एक माध्यम है ताकि भोजन अमाशय में पहुँचे। भोजन कहाँ पहुँचे बाबू, अमाशय में पहुँचे। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूँ आपको। ग्रास नली मुख में, सर मुख में भोजन का पाचन होता है, तो बाबू मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर भोजन को चबाते हैं। चबाते हैं मतलब पीसते हैं, तो पीस रहे हैं तो वो भी तो भोजन पच ही रहा है ना। जब भोजन को पीसेंगे तो वो भी तो भोजन पच ही रहा है। लेकिन ग्रास नली पूरे आहार नल का एक ऐसा भाग होता है जहाँ भोजन का एक अंश भी नहीं पचता है। हाँ, यहाँ भोजन का पाचन, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन क्या होता है बाबू, नहीं होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया आपको। आगे हम लोग पढ़ेंगे अमाशय। क्या पढ़ेंगे बाबू, अमाशय। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग, अमाशय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अमाशय। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं बात ग्रास नली की एक बात और बता देता हूँ। तो चलिए मैं बता दे, चलिए ध्यान दीजिए, बता ही देते हैं। अमाशय, ग्रास नली क्या होता है ना, ग्रास नली के अंदर क्रमानुकुंचन प्रक्रिया पाया जाता है। सर ये क्रमानुकुंचन क्या होता है, क्रमानुकुंचन मतलब मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये दो प्रकार के मेरे पास मार्कर्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा ना, ये थोड़ा सा भाग ना फैला हुआ है, ये भाग क्या हुआ वो फैला हुआ। भोजन इस भाग में आकर रुकेगा और फिर क्या होगा ना, ये धीरे धीरे दबेगा और ये वाला भाग धीरे धीरे फैलेगा। अब ऐसे करके क्या होगा, मान लीजिए अब ये ऊपर आ गया, अब ये वाला भाग क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है, ऊपर वाला भोजन इसमें आ रहा है। ऐसे करके ना धीरे धीरे करके वो भोजन नीचे आता है। मतलब कि बहुत धीमी गति से वो भोजन क्या होता है नीचे, मतलब क्रमानुकुंचन कुछ इस प्रकार से। देखिए ये भाग फैला, अभी भोजन इसमें आया, अभी ध्यान दीजिएगा भोजन इसमें आया, अभी भोजन इसमें आके ये ध्यान दीजिएगा धीरे धीरे, ये ध्यान दीजिएगा ये धीरे धीरे चिपकेगा और ये धीरे धीरे फैलेगा। फैल गया, अब भोजन ऊपर वाला हाथ से नीचे वाला में चला गया, अब फिर देखिएगा ये चिपकेगा तो ये धीरे धीरे फैलेगा। ऐसे करके हमारा भोजन अमाशय में आता है, जिसके कारण अमाशय को ज़्यादा जोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ता है। वरना पता चला कि एक मनुष्य तो लगातार दोनों हाथ से खा लेगा, सारा भोजन अमाशय में चल जाएगा और अमाशय में जाकर फंस जाएगा, फिर बाहर निकलेगा ही नहीं। इसीलिए बाबू हमें भोजन जल्दी जल्दी नहीं बल्कि चबा चबा खाना चाहिए, ताकि हमें हमारे ग्रास नली द्वारा वो भोजन स्पष्ट रूप से, भोजन एक आसानी से आर पार हो जाए और अमाशय तक पहुंच जाए। भोजन अमाशय तक क्या हो जाए बाबू, आराम से पहुंच जाए। इसलिए भोजन को आप आराम से खाइए, चबा चबा कर खाइए, जिससे भोजन का सही से पाचन भी होगा और आपके अमाशय तक भोजन सही से पहुँचेगा भी। वरना पता चला कि गला में ही भोजन क्या हो गया, अटक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे टॉपिक है हमारा
अमाशय। क्या टॉपिक है बाबू? अमाशय। मैंने कर्मानुकुंचन बता दिया आपको क्या होता है कर्मानुकुंचन, ठीक है। आप लोग दोबारा अगर चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था, जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ वो तुरंत जाके आपको किताब में कॉपी में जाकर तुरंत पढ़ना है उसको, फटाक पर ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। अमाशय, अमाशय क्या होता है? यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय क्या होती है बाबू? एक चौड़ी, क्या होता है बाबू? एक चौड़ी, अमाशय चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। क्या होती है बाबू? चौड़ी होती है व थैली जैसी रचना होती है। चौड़ी भी होती है और कैसी होती है बाबू? थैली जैसी रचना होती है। ध्यान दीजिएगा, अमाशय चौड़ी व थैली जैसी रचना होती है। अमाशय कैसी होती है बाबू? चौड़ी व थैली जैसी रचना होती है। यह बाईं ओर, हमारे शरीर में ये कहाँ होता है बाबू? बाईं ओर, इधर होता है, इधर आपको दिख रहा होगा ये, हाँ इधर बाईं ओर होता है अमाशय। अमाशय हमारे शरीर के बाईं ओर स्थित होता है, जस्ट यकृत के बगल में होता है, ठीक है। हाँ, कहाँ स्थित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला को, इसके यहाँ से नीचे वाला को, ये इसे कहते हैं वक्ष गुहा। ये छाती जो दिख रहा है इसे कहते हैं वक्ष गुहा, और वक्ष गुहा के नीचे होता है उदर गुहा। उदर गुहा मतलब आहार नाल, पूरा ही आहार नाल उदर गुहा से, उदर गुहा में होता है, ठीक है, जहाँ पर भोजन का क्या होता है बाबू? पाचन होता है। ध्यान दीजिएगा, अमाशय का अग्रभाग, अग्रभाग अमाशय का, ये ध्यान दीजिएगा, अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है तथा पश्च भाग, पश्च भाग जो होता है वो पाइलोरिक भाग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अमाशय का अग्रभाग, अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होता है। अमाशय का अग्रभाग, अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग, अग्रभाग कार्डियक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कार्डियक। क्या कहलाता है बाबू? कार्डियक कहलाता है। और पश्च भाग, पश्च भाग पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? पाइलोरिक, पाइलोरिक। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक व पश्च भाग पाइलोरिक कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से अमाशय को खोल भी सकते हैं। अमाशय के अग्रभाग और पश्च भाग को खोल देंगे तो ये अमाशय पूरा बाहर निकल जाएगा। आ रहा मेरी बात समझ में? यहाँ से क्या होगा बाबू? अमाशय बाहर निकल जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच वाले भाग को, ये जो ये इन दोनों के बीच वाले भाग को, इसको, इस वाले भाग को कहते हैं फुंडिक, फुंडिक भाग कहते हैं, फुंडिक भाग कहा जाता है। आहार नाल के अन्य भाग, आहार नाल अर्थात आहार नाल के अन्य भाग की तरह अमाशय भी एक, अमाशय भी, अमाशय के भीतरी दीवार में एक एपिथेलियम, क्या बोले बाबू? एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम एक लंबी लंबी कोशिका जैसे आकृति होता है जो हमारे छोटी आंत में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा एपिथेलियम क्या होता है। स्तंभाकार एपिथेलियम दीवार पाया जाता है बाबू, कोशिका की स्तर होता है। एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक का क्या होता है? एक कोशिका का स्तर होता है, ठीक है। यहीं पर HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में ही HCl, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका pH मान लगभग 1 के बराबर होता है। pH मान जो पूरा ही पूरा तरह से अम्लीय होता है बाबू, एकदम एसिड, एकदम एसिड पाया जाता है हमारे। लेकिन इस एसिड से हमारे अमाशय की रक्षा कौन करेगा? तो यही स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं करता है, एपिथेलियम कोशिकाएं करता है। अब सोचिए pH मान 1 है, आप पढ़े होंगे रसायन शास्त्र में, जिस भी अम्ल का pH मान 1 होता है वो बहुत अधिक अम्लीय होता है। और इतना अधिक अम्लीय अगर कोई चीज़ हमारे पेट में चला जाए तो वो हमारे त्वचा तो छोड़ो, हमारे शरीर के अंग को गला सकता है। तो गले ना, हमारे शरीर का अंग गले ना, उसके लिए क्या होता है बाबू? हमारे अमाशय में एक एपिथेलियम कोशिका का, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं होती है जो HCl से हमारे अमाशय की क्या करता है बाबू? रक्षा करता है। आप समझिए, कभी कभी क्या होता है, ये HCl अम्ल का स्रावन अधिक होने से हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय के में घाव हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक भूखे रहें, खाना नहीं खा रहे, तो क्या होगा? उस समय एपिथेलियम कोशिका
कमज़ोर पड़ जाएगी और ये HCl अम्ल ज़्यादा स्रावित हो जाएगा, जिससे हमारे पेट में एक बीमारी होगा, नाम है अल्सर। क्या बोले बाबू? अल्सर। लंबे समय तक भूखे रहने से पेट के अमाशय में क्या होता है बाबू? अधिक अम्ल बहने से अल्सर बीमारी हो जाता है। अल्सर का बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? अल्सर का रोग हो जाता है। आप इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। क्या होता है बाबू? अल्सर बीमारी हो जाता है। अमाशय के अंदर ही जठर रस का स्रावन होता है। ध्यान दीजिएगा, अमाशय के अंदर ही क्या होता है बाबू? जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जठर रस 3 प्रकार के रस से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के बाबू? 1 2 3। 3 प्रकार के रस से मिलकर क्या बना होता है बाबू? जठर रस बना होता है। जठर रस कितने प्रकार के रसों से मिलकर बना होता है? तो जठर रस 3 प्रकार के रसों से मिलकर बना होता है। नाम याद रखिएगा, श्लेष्मा। पहला नाम क्या बताया बाबू मैंने आपको? श्लेष्मा बताया। दूसरा नाम होता है अम्लजन कोशिका, और तीसरा होता है जाइमोजिन। क्या बोले बाबू? जाइमोजिन कोशिका। बाबू सारा ये रस ही होता है, बस नाम रख दिया कोशिका, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, ये सारा रस ही है, ठीक है। पहला क्या बोले? श्लेष्मा, जिसे हम लोग म्यूकस कोशिका कहते हैं। दूसरा बताएं भीतीय, जिसे हम लोग अम्लजन कोशिका कहते हैं। और तीसरा था मुख्य अर्थात जाइमोजन कोशिकाएं। तीनों का हम प्रयोग पढ़ेंगे। तीनों का क्या क्या कार्य होता है ध्यान दीजिएगा। तीनों का हम लोग क्या क्या कार्य होता है पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग जठर रस यहाँ टॉपिक देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसे फिर से दोहरा लेते हैं। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। इसका अग्रभाग कार्डियक, पश्च भाग पाइलोरी कहलाता है, ठीक है। इतना बात याद हुआ। इसके बीच वाले भाग को फुंडिक कहते हैं। अमाशय के अंदर HCl रस निकलता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अमाशय के अंदर क्या होता है बाबू? HCl रस निकलता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो हमारे शरीर में ये अम्ल ज़्यादा बह जाता है, जिस कारण हमारे पेट के अमाशय में घाव हो जाता है, जिसे हम लोग अल्सर बीमारी कहते हैं। इतना याद रहेगा बस। चलिए बहुत अच्छा आप लोग को याद रहेगा, मुझे विश्वास है। रात बहुत अधिक हो गई बाबू, मैं बताता हूँ आप लोग को। ध्यान देना बाबू। अभी आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको टाइम हो रहा है अभी, वो देखिए आपको दिख रहा होगा 12:12 हो गया, अर्थात रात का 12 बज रहा है अभी, और मैं अभी आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बच्चा अब समझिए कि मेरे पास सुबह में समय नहीं मिल पाता है। इतना मेहनत करने के बाद भी आप समझिए कि इस चैनल पर अभी अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन नहीं होते हैं। समझिए बहुत मेहनत लगता है मुझे पढ़ाने में, और मेरे पास समय नहीं है। फिर भी मैं रात को जग कर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और फिर अभी ही मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड में डालूँगा, और सुबह तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा अनलिस्टेड में, और फिर मैं सुबह में आपको ये वीडियो पब्लिक करूँगा, तब जाके आप इस वीडियो को देख पाएंगे। समझिए कि रात को जग कर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन आप लोग हैं कि इतना ज़िद्दी हैं कि ना तो वीडियो को शेयर करते हैं, ना दोस्तों को बताते हैं, ना तो उसको ज्वाइन करवाते हैं। देखिए आप लोग से ही हम हैं, और हमारे एजुकेशन से आप लोग आगे बढ़िएगा। मैंने आप लोग के लिए सब कुछ फ्री रख दिया है। आप लोग मेरे नंबर्स को नोट डाउन, सबके पास होगा। अभी तक तो जितने भी बच्चे हैं सबके पास मेरे मोबाइल नंबर्स होंगे। जाइए वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं उसे हैंडल करूँगा। आपके हर डाउट को मैं क्लियर करूँगा। कहीं ज़्यादा डाउट होगा, कुछ ज़्यादा बच्चों का होगा, तब मैं उस पर कुछ वीडियो भी बनाऊँगा। लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टेटस ग्रुप पर आप लोग शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, बच्चों को आसपास में बताइए, कोचिंग संस्थाओं में जाके बताइए। मैं यहाँ पर किसी का कोचिंग में जाके उसका नहीं है कि मैं उसका बंद कर रहा हूँ, उसका बच्चा छीन रहा हूँ। अरे वो आपका ऑनलाइन पढ़ेगा, वो आपका ऑफलाइन भी पढ़ रहा है। आप लोग सिर्फ 1 घंटा शाम में, 1 घंटा रात में, कभी भी 1 घंटा 2 घंटा समय दे दिए, तो हमारा ये ऑनलाइन का क्लास आपका एक्स्ट्रा एजुकेशन भी हो जाएगा। आप समझिए,
चीज़ें आपको यहाँ धरा हुआ है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन क्लास में जब चाहें तब नहीं पढ़ सकते बच्चे लोग। आप इस बात को समझिए, ऑनलाइन क्लास इसीलिए है। ऑनलाइन क्लास में आप जब चाहें तब इस वीडियो को देख सकते हैं, जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं, समझिए। ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि पर ध्यान देंगे आगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की रस पाई जाती हैं, श्लेष्मा, अम्लजन और जाइमोजिन। श्लेष्मा, अम्लजन और जाइमोजिन। ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, श्लेष्मा क्या काम करता है, ध्यान दीजिएगा। तीनों में पहले तो तीनों प्रकार की जो कोशिका होती है, तीनों प्रकार की जो कोशिका, हम लिख देते हैं नाम इससे अच्छा। श्लेष्मा पहला था, दूसरा था अम्लजन और तीसरा था जाइमोजिन। जाइमोजिन। आपको पूछेगा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन जठर रस के अंतर्गत आता है, तो जाइमोजिन, ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। जाइमोजिन क्या है, तो जठर रस का एक रस है, ठीक है। जाइमोजिन एक एंजाइम है जो जठर रस में बनता है। ये तीनों एंजाइम को मिलाकर हम जठर रस कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये तीनों प्रकार के एंजाइम को जब आपस में मिलाते हैं तो एक नया एंजाइम बनता है। नया एंजाइम नहीं, उस सम्मिलित रूप को जठर एंजाइम या जठर रस कहते हैं। ये 3 प्रकार के एंजाइमों को, इन 3 प्रकार के कोशिकाओं को, इन 3 प्रकार के रसों को जब मिलाते हैं तो वो जठर ग्रंथि कहलाता है। ये 3 प्रकार के ग्रंथियों को मिलाते हैं तो जठर ग्रंथि कहलाता है। आप इतना बात याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में जठर ग्रंथि में ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोले बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और ये जठर ग्रंथि कहाँ स्रावित होता है, तो अमाशय में। कहाँ स्रावित होता है बाबू, अमाशय में स्रावित होता है। जठर ग्रंथि कहाँ स्रावित होता है बाबू, अमाशय में स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं बाबू, तो हाइड्रोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन को सक्रिय करके पेप्सिन में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किस पर क्रिया करता है, किस पर क्रिया करता है बाबू, पेप्सिनोजन। HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन नामक एंजाइम पर कार्य करके इसको पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है बाबू, पेप्सिन। किस में बदल देता है बाबू, पेप्सिन में बदल देता है, ताकि अब जो हमारे शरीर में भोजन गया उसका सही से यहाँ पर पाचन हो सके। क्या हो सके बाबू, सही से इसका पाचन यहाँ पर हो सके, ठीक है। पेप्सिन में बदल देता है। अब क्या करता है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है, कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, जब हम लोग भोजन खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू यहाँ पर, पेप्सिन किस पर कार्य करता है बाबू, प्रोटीन पर। किस पर कार्य करता है, प्रोटीन पर कार्य करता है। मतलब कि HCl पेप्सिनोजन को बदलकर पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करके इसको पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है बाबू, पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है बाबू, पेप्टोन में इसको बदल देता है। इतनी बात आपको समझ में आया, फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथि 3 प्रकार के एंजाइमों से मिलकर बना होता है, श्लेष्मा, अम्लजन, एंजाइम, जाइमोजिन। श्लेष्मा, अम्लजन, जाइमोजिन, ये 3 प्रकार के रसों से मिलकर जठर रस बना होता है। इसी से हमारा HCl नाम का एक अम्ल स्रावित होता है। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन पर क्रिया करके, पेप्सिनोजन को सक्रिय बना करके, पेप्सिनोजन पर कार्य करके उसको पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन क्या करता है बाबू, पेप्सिन हमारा प्रोटीन पर कार्य करके पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करके किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। अब ध्यान दीजिएगा, पेप्टोन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और समझिएगा, इतना बात समझ गए आ गए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन को पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल दिया, पेप्सिन प्रोटीन पर काम कर दिया, प्रोटीन को जाकर प्रोटीन के अणु को मार डेंगा के क्या किया, उसको पेप्टोन में बदल दिया। किसमें बदल दिया बाबू? पेप्टोन में बदल दिया। HCl के एक और समझिएगा काम, ये पेप्सिन HCl ये हमारे रहता है यहाँ पर, ये हमारे अमाशय में रहता है। अब जब ये अमाशय में रहता है ना बाबू, तो ये जीवाणु मतलब क्या, जब हम खाना खाते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जीवाणु हमारे पेट में चल जाता है, तो ये क्या करता है HCl, वो सारे जीवाणु को मार देता है। सारा जीवाणु क्या करता है बाबू? मार देता है। हमारे अमाशय में ही सारा जीवाणु क्या होता है बाबू? नष्ट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का कुछ भी अंग जीवाणु से ग्रसित नहीं हो पाता है, अर्थात हमारा शरीर का अंग सुरक्षित रहता है। अरे समझ में, ताकि अगर बैक्टीरिया लगेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमें हमारी तबीयत खराब हो सकता है बाबू। तो ये समझो कि कितना हमारे लिए सही, कितना हमारे लिए कार्य करता है कि ये हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अर्थात अम्ल ये HCl हमारे शरीर में आए हुए जीवाणु को नाश देता है, मार देता है, अर्थात इसे जीवाणुनाशक भी कहते हैं। ये जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जीवाणु, जिसे हम लोग हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु को क्या कहते हैं बाबू? नष्ट कर देता है। पूछेगा, जब शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं तो जीवाणु को मारने का काम कौन करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है बाबू? हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का काम करता है। मनुष्य का स्राव म्यूकस कोशिकाओं में होता है। म्यूकस अम्ल अमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथि के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन के से सुरक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा, म्यूकस कोशिका क्या होता है? श्लेष्मा। ये जो श्लेष्मा कोशिका है, श्लेष्मा देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, अम्लजन कोशिका मतलब यही HCl, जाइमोजिन अभी बचल है, ध्यान दीजिएगा। श्लेष्मा कोशिका क्या करता है? ये जो अम्ल बहा अम्ल निकला, लेकिन अम्ल निकलने से पहले श्लेष्मा कोशिका क्या करता है? इसकी दीवारों पर जाकर चिपक जाता है। इसकी दीवारों पर क्या होता है बाबू? जाकर चिपक जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक का प्रभाव इस पर नहीं होने देता है। हाइड्रोक्लोरिक का प्रभाव इस पर नहीं होने देता है, और ये क्या करता है? इसको सुरक्षित रखता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन हमारे शरीर में 3 लीटर, कितना बाबू? 3 लीटर जठर ग्रंथि स्रावित होता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर क्या होता है बाबू? जठर ग्रंथि स्रावित होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना जठर ग्रंथि स्रावित होता है? 3 लीटर स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, इतना बात समझ में आया आपको? अब मैंने ये घाव के बारे में बता दिया, अल्सर के बारे में। हमारे अमाशय में कभी कभी क्या होता है, भोजन हम लंबे समय तक नहीं ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में ये हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग अल्सर बीमारी भी कहते हैं या पेप्टिक बीमारी भी कहा जाता है। इसको पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पेट में होता है, इसलिए पेप्टिक अल्सर कहते हैं। व्यक्ति ऐसा कब होता है? जब लंबे समय तक वो भूखा रहे, तब व्यक्ति को ये बीमारी अल्सर वाली बीमारी, कहाँ गया हमारा, अल्सर वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है। जब हम लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं ना, तो हमें अल्सर वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है। आप लोग लंबे समय तक भूखे नहीं रहिएगा, वरना आपको भी अल्सर वाली बीमारी हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। आगे का जो टॉपिक है यहाँ तक मैं इसको रहने देता हूँ, और अगला टॉपिक जो होगा हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत, तो अगले टॉपिक में, अभी तो यहाँ पर ये चैप्टर मान लीजिए आपका ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, इसके साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा अगले क्लास में। आप लोग उस क्लास में बने रहिएगा। ये क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोग का समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। छोटी आंत और बड़ी आंत स्पेशल होगा हमारा, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अग्नाशय, ये 4 चीज़ हमारा बच गया है। ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा। आज की क्लास में यहीं रहने देता हूँ। अगला क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव और प्लस ये भी वीडियो मैं आपको
कराऊंगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही। आए हैं इतना देर तक बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे वीडियो को देखें, विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो, पढ़ें और आगे बढ़ें।